अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझे बताइएगा सही आ रही है? आप मैसेज पे बता दें जस्ट। ओके, चलें बस स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बस बस जी। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक्स में हर्बल का क्या रोल है इस पे, और इसमें इंशाल्लाह आपके साथ कुछ फॉर्मुलेशंस भी और बाकी कॉस्मेटिक एक ओवरव्यू, मतलब एक शॉर्ट सा सेशन है। और पहले ही हमारे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि एक्चुअली हमारी तरफ लाइट ऑफ थी, तो अभी लाइट आई थी तो हमने लिंक शेयर किया। तो कॉस्मेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें जिन बॉडी ऑर्गन्स का हमारा जो है कॉस्मेटिक्स के साथ लिंक है उनको भी थोड़ा बहुत समझना, उनके एनाटॉमी फिजियो समझना ज़रूरी है। अब हमें पता है कॉस्मेटिक्स में हमारे हाथ पाँव मतलब और चेहरा, ठीक है, हमारे कान, इस तरह की ऑर्गन्स जो कह लें हमारी अपेंडिजेस हैं, वो बेसिकली कॉस्मेटिक्स के साथ उनका लिंक है। अब उसमें जो मेजर पार्ट है वो स्किन का और हेयर्स का और नेल्स का, ठीक है, और आपके टीथ्स का और आपके ईयर का। ये जो है वो जनरल कह लें कि एक ऑर्गन्स हैं बॉडी के जिनका जो है वो कॉस्मेटिक्स के साथ लिंक बनता है। तो इनकी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी हम एनाटॉमी फिजियो कवर करने के बाद फिर आगे आज हमने जस्ट डिस्कस करना है हेयर केयर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये मोस्ट कम्प्लेक्स एक चीज़ है जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। और ये सेल्स फिर जो सिमिलर टाइप के होते हैं वो मिलके एक टिश्यू बना देते हैं, और इस तरह टोटल 4 टिश्यूज़ वजूद में आते हैं जिनसे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स मिलके बनते हैं। और वो टिश्यू फिर देखते हैं एक या दो से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन जो है वो मिल के एक सिस्टम चलाते हैं। तो इस तरह करके एक ह्यूमन बॉडी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चल रही होती है। तो आज पहले हमने पढ़ना है स्किन को। अब स्किन जो है ना, ये हमारी बॉडी जो ऑरिफिसेस हैं इनकी एक मेम्ब्रेन है जो इन्हें लाइन करती है। अब इस हमारी स्किन पे बहुत सारी सेंसरी नर्व एंडिंग भी होती हैं। उन सेंसरी नर्व एंडिंग का काम क्या होता है? पेन, टेम्परेचर, टच, इनकी फीलिंग लेना और यानी मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना। और दूसरा ये है कि ये इंजरी से हमें बचाती हैं, और इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी स्किन। और मोस्टली जो है ना, हमारी स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। अब एक एवरेज एडल्ट जो ह्यूमन है उसकी जो स्किन सरफेस का एरिया है वो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर्स होता है। और स्किन के अंदर 650 जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो मतलब जो हमारे जिनकी वजह से हमें पसीना आता है, ठीक है। और 20 ब्लड वेसल्स होती हैं, और 60,000 मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स जो है ये स्किन सेल्स को बोला जाता है। और इसके अलावा 1000 के करीब नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं हमारी स्किन पे। अब स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। और स्किन के और जो स्किन के अंडर ऑर्गन्स हैं इनके दरमियान एक सब क्यूटेनियस फैटी लेयर होती है। अब एपिडर्मस जो है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जितने भी इन्वायरमेंटल पैथोजेंस हैं इनसे, और एक बैरियर के तौर पे वर्क करती है कि इन्फेक्शन वगैरह से हमें बचाती है। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपिडर्मस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, यानी इधर कोई ब्लड सप्लाई वाला सिस्टम ही नहीं है एपिडर्मस वाले पार्ट में। एपिडर्मस जो अपनी खुराक वगैरह लेती है वो डिफ्यूजन के थ्रू लेती है डर्मस से। तो जो मेन टाइप ऑफ सेल्स हैं जो एपिडर्मस को बनाते हैं उनमें केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स ये आते हैं। अब एपिडर्मस की आगे फर्दर 5 लेयर्स होती हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, वैसे नेम वगैरह आपको पता होने चाहिए।
अभी हम बस शॉर्ट सा कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो सेशन वगैरह भी सारी बात है कवर भी करना है सारा कंटेंट थोड़े टाइम में। दूसरा एपिडर्मस के बाद जो पार्ट आता है वो डर्मस है। अब डर्मस कह लें कि मेन पार्ट है स्किन का, सारी ब्लड वेसल, सारा लिम्फेटिक सिस्टम, सारे ग्लैंड्स, ठीक है, वो सब कुछ इस पार्ट में होता है। और इसके भी आगे डर्मस के भी दो पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल एरिया, ठीक है, इसको हम पेपिलरी रीजन भी बोलते हैं, ये बनना होता है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके। और एक होता है डीप थिकर एरिया जिसे हम रेटिकुलर रीजन भी बोलते हैं, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। और लास्ट पे हमारे पास हाइपोडर्मस आता है। हाइपोडर्मस बेसिकली जो है ना, ये स्किन का पार्ट तो नहीं है, बट ये जो है ना डर्मिस के नीचे होता है और ये बना होता है एडिपोज लेयर से। इस जो लेयर है इसका फंक्शन ये होता है कि इसने स्किन को जो नीचे बोन पड़ी है या कोई मसल पड़ा है उसके साथ अटैच करवाना है। और दूसरा ये कि ब्लड वेसल वगैरह की सप्लाई लेके आनी है, नर्वस सप्लाई लेके आनी है। और ये जो है ना इलास्टिन और लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। और इसमें जो मेन सेल टाइप्स हैं वो फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है। स्किन के बारे में बस यही कुछ है कि इसके 3 पार्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस, और उनका रोल क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक जनरल जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट स्किन के वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो हमने वैसे डिस्कस कर लिया बातों बातों में ज़्यादातर कि प्रोटेक्शन इसका एक काम है पैथोजन्स वगैरह से। दूसरा सेंसेशन काम है इसका कि इसने इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो हैं लाइक हीट है, कोल्ड है, ठीक है, टच है, प्रेशर है, वाइब्रेशन या कोई भी टिश्यू इंजरी है, उसको इसने सेंस करना है, फील करना है और ब्रेन तक मैसेज लेके जाना, और फिर ब्रेन जो है वो उस हिसाब से एक्ट करता है। तीसरा इसका काम है, हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि टेम्परेचर रेगुलेट करना। तो ये स्किन के अंदर जो है ना उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और ये जो ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड सप्लाई है ना, ये बेसिकली फिर जो हीट रेगुलेशन है बॉडी के अंदर वो करवाती है। और इसके अलावा स्किन का एक और काम है वो ये कि ये जो बॉडी के वो फ्लूइड्स जो टिश्यू के लिए यानी कि वेस्ट हैं, टिश्यू अब उन्हें यूज़ नहीं कर सकता, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में आ जाते हैं और वहाँ से फिर वो स्किन के थ्रू इवेपोरेट आउट होते हैं। तो इसका एक काम जो है वो इवेपोरेशन में भी है। और इसके अलावा स्किन जो है ये वाटर रेजिस्टेंट बैरियर भी है ताकि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी से बाहर ना निकलें। फिर स्किन जो है ये स्टोरेज सेंटर भी है लिपिड्स के लिए भी और वाटर के लिए भी। और इसके अलावा विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए भी एक पार्ट है, क्योंकि जब अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन पे पड़ती हैं तो स्किन जो है वो उनको कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में। फिर स्किन का एक काम एक्सक्रीशन भी है स्वेटिंग के थ्रू, जो कि बहुत ज़रूरी एक सेकेंडरी फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन में भी और होम्योस्टेसिस में जनरली। और इसके अलावा इसका काम स्किन का मेन जो है वो अब्जॉर्प्शन है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एपिडर्मिस में डिफ्यूज़ कर जाती हैं। और इसके अलावा मेडिसिन भी, हम बाज़ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो स्किन के थ्रू हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो स्किन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है ट्रांसपोर्ट की बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो स्किन के बारे में बस यही कुछ है, बाकी मैं आपके साथ ये फ़ाइल शेयर करूँगा आफ्टर सेशन, तो इसको आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें हमारा एक डिटेल जो है ना वो पूरा इंशाल्लाह कोर्स हम करवाएंगे कॉस्मेटिक्स में, जिसमें हम सारी स्किन डिजीज़ और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो बस एक शॉर्ट सा कोर्स है कि आपको ओवरव्यू हो जाए कि कॉस्मेटिक्स बेसिकली होता क्या है और हर्बल और कॉस्मेटिक का क्या ताल्लुक़ है। तो स्किन डिजीज़ की अगर आप बात करें तो हर तरह की हो सकती हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ठीक है, और इनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट स्किन के एनाटॉमी एंड फिजियो की है। फिर हेयर्स पे आ जाएं तो हेयर्स जो है ना ये मेनली प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जो एपिडर्मिस से ग्रो करते हैं और डर्मिस तक जो है ना ये कह लें कि पहुँचे होते हैं। और हेयर जो है हमें पता है कि अट्रैक्टिवनेस और ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेन कंपोनेंट है हेयर फाइबर का वो कैराटिन होता है। अब लेंथ वाइज अगर हेयर्स को डिवाइड करें तो इसके 3 पार्ट बनते हैं, एक बल्ब,
ठीक है। एक जो है वो हमारे पास क्यूटिकल और एक जो है ना हमारे पास एक बल्ब है, एक रूट है और एक शाफ्ट है। ठीक है, ये 3 पार्ट बनते हैं। तो बल्ब जो है ना वो स्वेलिंग है, यानी जहाँ से कह लें कि हेयर ओरिजिनेट हो रहा है। फिर रूट जो है ना जहाँ से वो ओरिजिन हो गया उसका, और शाफ्ट जो है उसका एंड को बोलते हैं। ठीक है, जो कि स्किन सरफेस से ऊपर वाला हेयर है उसको हम शाफ्ट वाला पार्ट बोलते हैं। और इसके अलावा इसके ना आपको फेजेस पता होने चाहिए। 3 फेजेस हैं जिनके अंदर जो है कह लें हेयर की ग्रोथ होती है। उन 3 फेजेस को हम एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन कहते हैं। अब इन्हीं तीनों फेजेस पे ही डिपेंड करती है हेयर की ग्रोथ। मोस्टली जो हेयर ग्रोथ होती है वो एनाजन फेज़ के अंदर होती है। ठीक है, और इस फेज़ के अंदर 1 सेंटीमीटर जो है ना साइज़ बढ़ता है हेयर का हर 28 दिन में। ठीक है, इनमें जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली हो रही होती है। नॉर्मली ये इधर लिखा भी होगा कि अप टू 90% ऑफ द हेयर फॉलिकल्स आर इन एनाजन, 10 to 14% आर इन टीलोजन एंड 1 to 2% इन कैटाजन फेज। तो यानी जब आपकी हेयर ग्रोथ का इशू होता है तो इन 3 फेजेस में से किसी फेज़ का इशू होता है, यानी इन फेजेस में ही डिस्टर्बेंस होती है। इन्हीं को ही हमने ठीक करना होता है। हेयर्स के बारे में बस यही कुछ। फिर नेल्स पे आ जाएँ तो नेल्स जो हैं ये मॉडिफाइड स्किन की एक टाइप है। बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड एक कह लें कि रीजन है। इसी वजह से ये पिंकिश एक लुक देते हैं, क्योंकि इनके नीचे ना कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होती हैं। अब जो नेल्स हैं ये बेसिकली ग्रो करते हैं केराटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। केराटिनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि एक जगह पे सेल्स की ग्रोथ हुई, ठीक है, और वहाँ पे वो अक्यूमुलेट हुए, और पीछे से नई जब ग्रोथ आनी है तो उन्होंने पहले वो जो ग्रोथ हुए सेल से उनको आगे फर्दर पुश कर देना। तो यानी ये ग्रोथ करते रहते हैं, अक्यूमुलेट होते रहते हैं, देन आगे आगे पुश होते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो ग्रो करते हैं। और फिर ईयर्स हैं, लेकिन ईयर्स को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका इतना हम कॉस्मेटिक में नहीं देखते। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉस्मेटिक मेन जो हमारा टॉपिक है। कॉस्मेटिक जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कह लें कि बनाओ सिंगार करना, अपने आप को एडॉर्न करना। ठीक है, कुछ ऐसा अपने ऊपर ऐड करना अपनी बॉडी पे जिससे आपकी खूबसूरती में इजाफा हो, इसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक। ठीक है, और अगर एक सेंटेंस में आप इसको डिफ़ाइन करें तो ये एक सब्सटेंस है जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है, लाइक स्किन, हेयर, नेल, लिप्स एंड टीथ। और मोस्ट पॉपुलर जो कॉस्मेटिक्स हैं उनमें हेयर डाइज आते हैं, पाउडर्स आते हैं, लोशन, लिपस्टिक्स, क्रीम, नेल पॉलिशेस, फेस मेकअप्स, बेबी प्रोडक्ट्स, डिओड्रेंट्स, हेयर कलरेंट, स्प्रेज एंड परफ्यूम्स। और कॉस्मेटिक्स को ब्रॉडली अगर आप कैटेगराइज करें तो 4 तरह से बनते हैं। एक स्किन कॉस्मेटिक्स, हेयर कॉस्मेटिक्स, नेल कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स फॉर हाइजीन पर्पस, जिसमें से आज हम हेयर कॉस्मेटिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, अब डोजेज फॉर्म की अगर आप कॉस्मेटिक्स की डोजेज फॉर्म की बात करें तो इमल्शन की फॉर्म में देते हैं, लाइक जैसे कोल्ड क्रीम्स एक टाइप है, या वैनिशिंग क्रीम है, या लिक्विड क्रीम है। तो ये इमल्शन की एक फॉर्म है, डोजेज फॉर्म। दूसरा पाउडर की फॉर्म में भी होते हैं, लाइक फेस पाउडर, टेल्कम पाउडर है, टूथ पाउडर है, एट्सेट्रा। और तीसरा ऑयल्स की फॉर्म में भी कॉस्मेटिक्स होते हैं। ठीक है, लाइक हेयर ऑयल्स हो गए, ठीक है, या जो है वो जनरल स्किन के लिए भी जो है ना ये परफ्यूम वाले ऑयल्स हो गया। ठीक है, फिर म्यूसिलेजेस की फॉर्म में भी हम कॉस्मेटिक को यूज़ कर सकते हैं, लाइक हैंड लोशन है। सोल्यूशन की फॉर्म में भी जैसे वो आफ्टर शेव लोशन होता है, या हेयर सेट सोल्यूशन होता है, लोशन वगैरह। सस्पेंशन की फॉर्म में भी लाइक कॉस्मेटिक जो स्टॉकिंग्स हैं। पेस्ट की फॉर्म में भी कॉस्मेटिक अवेलेबल होते हैं, लाइक टूथपेस्ट है या डिओड्रेंट पेस्ट है। सोप्स की फॉर्म में शैम्पू सोप है, शेविंग सोप है, टॉयलेट सोप है, एट्सेट्रा। और जेलीज की फॉर्म में भी लाइक हैंड जेली, वेव सेट जेली, इसका भी आपको शायद आइडिया ना हो। फिर दूसरा ये कि हम इसको देखते हैं कि जैसे स्किन के लिए अगर हम जो हर्बल कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उनमें पाउडर्स, क्रीम्स, लोशंस, डिओड्रेंट्स, बाथ एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, मेकअप प्रिपरेशंस होती हैं। अगर आप हेयर के लिए बात करें हर्बल कॉस्मेटिक की तो उसमें शैम्पूज़ आते हैं, टॉनिक्स आते हैं, हेयर ड्रेस या शेविंग मीडिया,
और नेल्स के लिए बात करें तो नेल पॉलिशेज या पॉलिश रिमूवर या मैनिक्योर प्रेपरेशन। और अगर टीथ एंड माउथ के लिए बात करें तो टूथपेस्ट और डेंटिफ्रिसेस और माउथ वॉशेज एट्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं। और किंडर प्रिपरेशन में आई प्रिपरेशन में फूड पाउडर्स हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट है एट्सेट्रा। तो ये एक कॉस्मेटिक की डोजेज फॉर्म्स हैं जो हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइट्स यूज़ करते हैं। अब हेयर केयर पे आए तो पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट है हेयर कंडीशनर है। अब हेयर कंडीशनर्स बेसिकली एक टर्म है जो ये यानी वो हेयर कंडीशनर्स उन्हें बोलते हैं जो हेयर्स को हेल्दी अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और हेयर कंडीशनर्स की ये एबिलिटी होती है कि वो आपके हेयर्स को एक नई लाइफ दें, सॉफ्टनेस दें, सिल्की टच दें, कंट्रोल ऑफ फ्लाई वे यानी उनको थोड़ा वेट में बढ़ाएं, ठीक है। और आपकी जो हेयरिंग की कह लें हेयर्स की स्टाइलिंग है वो इजी हो जाए। तो अगर ये एबिलिटीज़ हेयर कंडीशनर में नहीं है तो इट मीन्स कि वो हेयर कंडीशनर या वो कह लें कि बुरी है कैटेगरी का या वो एक लो कैटेगरी का है। अब हेयर कंडीशनर जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स में इनको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रॉडली अगर आप इसको देखें ना 6 मेजर कैटेगरीज होती हैं: मॉइस्चराइजर्स, रिकंस्ट्रक्टर्स, एसिडिफायर्स, डीटैंगलर्स, थर्मल प्रोटेक्टर्स, ग्लॉसर्स एंड ऑयल्स। मॉइस्चराइज़र कंडीशनर वो होते हैं कि इनके अंदर ना हम ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपके हेयर्स को बेसिकली वेटनेस प्रोवाइड करती हैं, नमी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और ह्यूमेक्टेंट्स जो है ना ये वो कंपाउंड होते हैं जो जैसे मैंने बताया कि आपके हेयर्स में मॉइस्चर पैदा करते हैं। रिकंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होती है। तो ये बेसिकली इनके अंदर ऐसे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हेयर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर एसिडिफायर्स कंडीशनर्स वो होते हैं जिनकी पीएच जो है वो एसिडिक होती है यानी 2.5 से 3.5 के दरमियान। और ये पीएच हमारी जो हेयर्स की क्यूटिकल लेयर है, ठीक है, उनके साथ मैच करती है। और इसका फिर रिज़ल्ट क्या मिलता है कि जो हेयर्स हैं वो शाइनी हो जाते हैं और बाउंसी हो जाते हैं। और डीटैंगलर्स वो होते हैं, मोस्टली होता यही है कि जितने भी एसिडिफायर्स हैं वो डीटैंगलर्स भी होते हैं। डीटैंगलर्स का मतलब ये है कि वो आपके हेयर्स को डीटैंगल कर देते हैं और ये जस्ट एक से जो है वो 5 मिनट का टाइम लेते हैं आप एक्शन के लिए। थर्मल प्रोटेक्टर्स वो होते हैं जो आपके हेयर्स को हीट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, सन रेज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और ग्लॉसर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है ना डायमेथिकोन या साइक्लोमेथिकोन होता है, तो उन्हें हम कहते हैं ग्लॉसर्स। और ये स्मॉल अमाउंट में यूज़ होते हैं और ये बेसिकली रिफ्लेक्शन करते हैं यानी आपके जो हेयर के फ्रीजल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और ऑयल्स जो है ना स्पेशली जो है वो ये एसेंशियल फैटी एसिड्स ये ड्राई हेयर्स के लिए यूज़ होते हैं, ऑयली जितने भी कंडीशनर्स हैं। अब स्कैल्प के अंदर ना एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है जिसे हम सीबम कहते हैं। तो मोस्टली जो है ना होता ही है शैम्पू वगैरह या केमिकल्स वगैरह से ज़्यादातर बने होते हैं, तो वो यूज़ करने की वजह से ना ये जो नेचुरल ऑयल जो स्कैल्प बनाती है सीबम, ठीक है, ये ज़ाया हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे मसले फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ऑयल्स होते हैं ना ये उस सीबम के बहुत क्लोज होते हैं यानी ये वही फंक्शन करते हैं जो सीबम करता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हैं, उनमें सरफेक्टेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है, सीक्वेस्ट्रेंट्स हैं। तो ये एक जनरल हेयर कंडीशनर्स की कह लें टाइप्स हैं। और ये आपके पास एक लिस्ट है हर्ब्स की जो आप हेयर केयर में यूज़ करते हैं, जिनमें पहले नंबर पे एलोज़ है, मतलब एलोवेरा, आगे बायोलॉजिकल सोर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, फैमिली लिखी है और पार्ट यूज़ भी लिखा है कि लीव्स, लाइक एलोवेरा के लीव्स हम यूज़ करते हैं हेयर केयर में। दूसरा एलमंड, ठीक है, बादाम जो हैं, बादाम के हमें पता है नट्स यूज़ होते हैं। फिर आंवला है, फिर एवोकाडो है, फिर अदरक भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है ये आपके पास ये कैनाबिस सैटिवा, इसका बड़ा कॉमन सा नेम है, मेरे माइंड से स्किप हो गया। फिर मेहंदी, ठीक है ना, मतलब मेहंदी ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल मतलब
उस्तुखुदूस का जो इसका कॉमन नेम है उस्तुखुदूस है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेमन ग्रास है, नीम है, रोज़मेरी है, ठीक है, और शिकाकाई है। तो ये और सोप नट जिसे रीठा कहते हैं, टी ट्री ऑयल है। तो ये जनरल हर्ब्स हैं जो कि आप हेयर केयर में या कंडीशनर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हेयर कंडीशनर्स की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो ये कि उसने हेयर्स को आफ्टर शैम्पूइंग ट्रीट करना है और हेयर्स को नरिश रखना है और हेयर्स को एक अच्छी हालत में रखना है। दूसरा, हेयर कंडीशनर जो है ना वो आपकी हेयर्स की लुक को रिप्लेनिश करते हैं और आपके हेयर्स को शाइनी, हेल्दी एंड स्मूथ लुक देते हैं। तीसरा ये कि जो अफेक्टिव हेयर कंडीशनर्स होते हैं वो आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज भी रखते हैं, आपके हेयर्स की शाइन भी बढ़ाते हैं और आपके हेयर्स को स्ट्रेंथनिंग भी देते हैं। और अब जो टिप्स हैं कि आप कैसे एक बेहतरीन अपने लिए हेयर कंडीशनर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पहली बात तो ये कि आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग, कि आपके हेयर्स ड्राई हैं या आपके हेयर्स मॉइस्ट हैं, ठीक है, या आपके हेयर्स में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना एयर कह रहा हूँ हेयर कंडीशनर की जो है ना आप कोई उसके अकॉर्डिंग टाइप चूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब भी हेयर कंडीशनर अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो आप कभी भी इसको स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करेंगे। स्कैल्प का मतलब कि आप अपने सर की स्किन पे इसे कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, आपने इसको बालों पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर बाकी कुछ ये फिज़ियोकेमिकल टेस्ट हैं, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये उनके लिए हैं जो लैब वर्क वगैरह करते हैं, ठीक है। और फिर अब आते हैं सम फॉर्मुलेशंस पे, जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं। अब पहली इसमें देखें जुजुबा कंडीशनर। जुजुबा ऑयल बड़ी इजीली मिल जाता है आपको मार्केट से। तो आप एक जुजुबा ऑयल लें, उसकी 1 टीस्पून, एक कप जो है ना वो आपने अरके गुलाब लेना है, 1 चम्मच आपने जुजुबा ऑयल लेना है और 10 कतरे आपने विटामिन ई ऑयल का लेने हैं। प्रोसीजर क्या है कि आप डबल बॉयलर लें, उसमें अरके गुलाब को थोड़ा सा गर्म करें, नीम गर्म करें, उसमें आप जुजुबा ऑयल ऐड कर दें और इस मिक्सचर को आप ब्लेंडर में डाल दें और विटामिन ई के आप ड्रॉप्स ऐड करके हाई स्पीड पे इसे 2 मिनट के लिए ब्लेंड करें। इसका यूज़ है कि पहले आपने अपने बालों को गीला कर लेना है, ठीक है, गर्म पानी से, फिर आपने ये कंडीशनर अपने बालों में लगा लेना है, ठीक है, थॉरली मसाज करके। और अगर आपने इसी को अपने हेयर्स की डैमेजिंग को रोकने के लिए यूज़ करना हो या एक्स्ट्रा कंडीशनिंग के लिए यूज़ करना हो तो आप इसको कुछ देर के लिए लगा रहने दें और बाद में जो है वो आप सर अपना धो लें, ठीक है। और धोना भी आपने सर जो है वो थोड़ा नीम गर्म पानी से ही है और बहुत लाइटली आप शैम्पू करें, ये नहीं कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने बालों को रगड़ना स्टार्ट कर दें और बाद में अगेन आप कूल वाटर से सर जो है वो धो लें। दूसरी जो फॉर्मुलेशंस है उसमें आपके पास ये थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्किल से मिलती हैं, तो वैसे आपके लिए पास ये पहली फॉर्मुलेशन इजी टू असेस है, मतलब इजीली आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक खुद से ऐड कर देता हूँ, इधर बुक में नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि आप एलोवेरा जेल लें, ले लें 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून आपने लेना है ऑलिव ऑयल और उसमें आप जो है वो 5 कतरे विटामिन ई जो ऑयल है उसके डाल दें और साथ में आप जो है वो ऐड कर लें रीठा का एक्सट्रैक्ट। रीठा का एक्सट्रैक्ट बनाने का मेथड ये है। सर जो क्वेश्चन हो वो काइंडली आप नोट कर लें, बाद में पूछिएगा, ऐसे दरमियान में ना डिस्टर्बेंस होती है, माइक काइंडली अपना म्यूट कर लें। तो बता रहा था कि 1 टीस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेना है, 5 कतरे आपने विटामिन ई ऑयल लेने हैं और आपने एक्सट्रैक्ट रेडी करना है रीठा का। वो इस तरह कि आप 10 ग्राम रीठा ले लें, 100 ग्राम वाटर ले लें, 100 ग्राम वाटर के अंदर आप रीठा को थोड़ा सा, यानी उसको ना आप हैमर से, हथौड़ी से थोड़ा सा तोड़ लें, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं करना, थोड़ा थोड़ा तोड़ना है रीठा को, ठीक है। और तोड़ के आप उसको वाटर में डाल दें और देन बॉईल करें अच्छे से। जब 4-5 दफ़ा बॉईल हो जाए
तो आप जो है वो उसको कह लें कि डाल दें अपना 100 ग्राम आपने वाटर लिया था, कम से कम आपके पास ना 60 ग्राम बचना चाहिए, ठीक है। 60 ग्राम अब वो एक्सट्रैक्ट के अंदर आप ये 1 टीस्पून जो है वो डाल दें एलोवेरा जेल का, 1 टीस्पून आप डाल दें ऑलिव ऑयल का, 5 कतरे आप इसके डाल दें विटामिन ई ऑयल के, और इसी से आप जो है वो सर वॉश कर लें। तो ये बहुत अच्छा एक आपकी हेयर्स की हेल्थ के लिए है। और आप ये एक बड़ी क्वांटिटी में इससे आप, या फिर इसमें आप अगर बढ़ाना हो तो आप इसमें जो है ना एलोवेरा जेल मज़ीद आप इसमें बढ़ा सकते हैं, 3 चम्मच तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके जो यूजेस हैं वो ये है कि एक तो हेयर स्ट्रेंथनिंग होगी, दूसरा हेयर्स की शाइन जो है वो बढ़ेगी, हेयर्स का वेट बढ़ेगा। और इसमें बाकी ये एक फॉर्मुलेशन ये भी अच्छी है कि आप एक स्मॉल जार लें मायोनीज़ का, और हाफ़ जो है ना आप एवोकाडो लें, और एवोकाडो को आप छीलें और इसकी जो वो गुठली होती है उसको रिमूव करें, और एक मीडियम साइज़ बाउल में आप इसको मिक्स करें अपने हैंड्स के साथ जब तक कि ग्रीन कलर ना आ जाए मायोनीज़ में। और जब वो आ जाए तब आप जो है वो प्लास्टिक रैप होता है, ठीक है, वो आप अपने सर पे लपेटें और इसको अपने बालों पे लगा के ऊपर वो प्लास्टिक रैप कर लें, 20 मिनट के लिए छोड़ दें। और डीप कंडीशनिंग के लिए आप थोड़ा सा जो है वो उसको गर्म करके रैप कर लें, ठीक है, या फिर तौलिया जो है वो अपने टॉवल जो है वो आप अपने सर पे लपेट लें। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन है हेयर कंडीशनर्स की। फिर हेयर डाइज पे आएँ तो हेयर डाई या हेयर कलर एक केमिकल टूल है जो आपके ह्यूमन हेयर्स का कलर चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हेयर डाई जो मोस्टली यूज़ होते हैं ना वो ग्रे हेयर को यूज़ करने के, ग्रे हेयर को चेंज करने के लिए, यानी जो आपके सफ़ेद बाल हो जाते हैं, ग्रे बाल हो जाते हैं, उनका कलर वापस ब्लैक करने के लिए या रेड करने के लिए हम मोस्टली हेयर डाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें ना बेसिकली कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं हेयर कलर्स की। एक तो ये कि जो फॉर्मुलेशन है वो स्टेबल होनी चाहिए, दूसरा ये कि वो आपके जितने भी हेयर्स हैं सबको बराबर यानी कि कलर दे, ऐसा नहीं कि किसी पार्ट में ज़्यादा कलर आ गया किसी में कम आ गया। तीसरा ये कि आपके हेयर्स की शाफ्ट डैमेज नहीं करनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, और कलर्ड हेयर जो है वो अनअफेक्टेड होना चाहिए एयर वाटर सनलाइट स्वेट शैम्पूज एंड जेल्स एंड लोशन से। ये नहीं कि आपने किया है, आपने जैसे ही शैम्पू किया तो वो कलर जो है वो उड़ जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे हेयर कलर की निशानी नहीं है। दूसरा ये कि जो नेचुरल मॉइस्चर है हेयर का वो आपके हेयर कलर लगाने की वजह से वो लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा और इसके अलावा ये है कि आपके वो हेयर्स की ग्लॉस को, टेक्सचर को भी मेंटेन रखे, और जो पीएच है अब हेयर डाई की वो न्यूट्रल से कह लें कि बहुत दूर होनी चाहिए, यानी एसिडिक होनी चाहिए कह लें। और टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ये तो इंडस्ट्री की बात है कि अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हो तो 40 डिग्री सेल्सियस से जो है ना ज़्यादा का टेम्परेचर आपने नहीं देना होता। अब इसमें ना हेयर डाइज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, ठीक है। परमानेंट में जो है वो ये है कि वो आपका परमानेंट ही कलर कर देते हैं। टेम्परेरी यानी कि आपको बार बार उसको करना पड़ता है अपने हेयर्स का कलर मेंटेन करने के लिए। अब हर्बल में बहुत आपके पास ऐसी हर्ब्स हैं जिनको आप हेयर डाइज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, और मोस्टली जितने भी हेयर डाइज़ हैं वो इन्हीं के ही बनते हैं, हर्ब्स के ही बनते हैं, ठीक है। लाइक इधर कुछ लिखे भी हुए हैं, ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, पोटैटोज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये रोज़मेरी है, लेमन है, रास्पबेरी लीव्स है, हिबिस्कस है। हिबिस्कस के फ्लावर्स जो है वो रेड कलर के लिए यूज़ होते हैं, कैलेंडुला है, ठीक है। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो आपके हेयर डाइज़ में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये अब अखरोट का जो कवरिंग होती है वो भी यूज़ होती है। अब जनरल मेथड क्या है हर्बल कलर प्रिपरेशन के लिए? एक तो ये कि आप इन्फ्यूजन बना लें जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इन्फ्यूजन का मतलब यह है कि आप गर्म पानी लें और उसके अंदर जिस कलर की आपको यानी चाहिए उस कलर की आप उसके रेलेवेंट हर्ब लें, उसको पाउडर कर लें, या उसको जैसे हमने पिछली फॉर्मुलेशन में देखा था कि उसको थोड़ा बहुत
कह लें कि हैमर से तोड़ लें, ठीक है, और उस गर्म पानी में आप डाल के रख दें 4-5 घंटे के लिए, तो इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन, यानी बॉयल किए बगैर। तो अगर बॉयल करें तो उसको डिकॉक्शन बोलते हैं या एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन ये होता है कि आपने बॉयल नहीं करना होता। फिर दूसरा यह कि आप उसमें एक इनफ कह लें कि क्ले डालें ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। फिर छोटे छोटे सेक्शंस में करके आप उसको बालों पे अप्लाई करें, और इसको आप स्काल पे भी लगा सकते हैं। और जब आप लगा लें तो अपने सर पे प्लास्टिक रैप करें, ठीक है, ताकि हीट जो है वो रिटेन रहे, और 30 मिनट के लिए कम से कम लगा रहने दें। और इसके बाद जो है वो आप तकरीबन नीम गर्म पानी से अपना सर वॉश कर लें, और ड्रायर वगैरह फौरी तौर पे यूज़ ना करें। कोशिश करें कि नेचुरली जो है वो आपके हेयर्स जो है वो ड्राई हो जाए, और ऐसे ही आप इसको रिपीट करें। फिर कुछ टिप्स दी हुई हैं कि अगर आपने रेड हेयर करना है तो उसके लिए आप हिबिस्कस यूज़ करें। हिबिस्कस बड़ा कॉमन प्लांट है, इवन के बहुत कॉमन सी जगहों पे लगा होता है। आप इसकी पिक्चर गूगल से देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही कॉमन प्लांट है, घरों के बाहर ऐसे आम लगा होता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसके इन्फ्यूजन को भी, इसके पाउडर को भी। ब्लैक हेयर के लिए आप एल्डर बेरी यूज़ करें, ये थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। ग्रे हेयर के लिए जो है ना आप ये भी हर्ब्स ऐसी हैं जो आपके लिए मुश्किल है। हाँ, लाइटन हेयर करने के लिए जो है ना आप कैमोमाइल फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। कैमोमाइल मतलब बाबची, ठीक है। और डार्क करने के लिए हेयर्स को आप रोज़मेरी या रास्पबेरी लीव्स वो यूज़ करें, ठीक है। अब ये कुछ हर्ब्स हैं जो कि आपके कलर के अकॉर्डिंग जो है ना वो कैटेगराइज की गई हैं कि ये वाली हर्ब्स ये कलर देती हैं। लेकिन अगर आपको रेड या ब्राउन कलर चाहिए तो आप ये 3 हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। है ना, मतलब कि मेहंदी, उसके आप पार्ट यूज़ में जाएं तो मेहंदी के पत्ते यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि वॉलनट, वॉलनट अखरोट को बोलते हैं। अखरोट के आप जो है वो लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं रेड या ब्राउन कलर लेने के लिए, या फिर आप जो है वो उसका नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो कैटेचू, ये जो है ना इसका आप हार्टवुड, मतलब ये है कि ये कैटेचू आई थिंक सो स्पारी को बोलते हैं, कंफर्म नहीं है। कॉमन चीज़ है, आप इसको सर्च कॉमन नेम करिएगा आपको मिल जाएगी। कैटेचू बहुत एक कॉमन हर्ब है। अगर आपको येलो कलर ब्लॉन्ड कलर चाहिए तो उसके लिए आप सना मक्की का यूज़ करते हैं। कैशिया सना मक्की को बोलते हैं, या अमलतास के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सैफ़रॉन यूज़ कर सकते हैं, बाबची यूज़ कर सकते हैं, रुबाब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक कलर चाहिए तो उसके लिए आपको करचक या ये वाशमा, ये बेसिकली आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। ये करचक जो है ना ये आप उसको बोलते हैं अरिंड को, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस को, कैस्टर को। तो आप कैस्टर बीन्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये हिबिस्कस के जो फ्लावर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो उसके लिए आपके पास ये 2 हर्ब्स हैं, लेकिन ये इधर मुश्किल से ही मिलती हैं। तो आप इसको हर्ब लिस्ट है, आप इसको अपने पास सेव रखिएगा, आप इससे बहुत सारे काम जो है ना ले सकते हैं। अब जैसे ये एक फॉर्मुलेशन लिखी भी हुई है कि आप मेहंदी के पत्ते से कैसे डाई जो है वो कर सकते हैं अपने हेयर्स को। हैना के लीव्स, आपने हैना के लीव्स लेने हैं, उनको पाउडर करना है, ठीक है, और हॉट वाटर के साथ उनका पेस्ट बनाना है। डायरेक्टली आप उसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करें, और वार्म टॉवल जो है वो अपने बालों के गिर्द जो है वो रैप कर दें। इससे आपका कलरिंग इफेक्ट अच्छा आएगा, रेडिश कलर मिलेगा आपके हेयर्स को, ठीक है। और किस वजह से मिलेगा वो भी लिखा हुआ है कि इनके अंदर लासोन होता है जो कि आपके कलर, आपके हेयर्स में कलर इम्पार्ट करता है। दूसरा ये है कि आप कैमोमाइल, ठीक है, बाबची, आप इसके फ्लावर्स यूज़ होते हैं डाइव पर्पज़ के लिए, वैसे ही इसका पेस्ट बनाते हैं, यानी पाउडर बनाते हैं, गर्म पानी के साथ ऐड करके उसको पेस्ट बनाते हैं, और फिर हम हेयर्स पे लगाते हैं, ठीक है। इस तरह आप इनकी ये जितनी भी हर्ब्स ऊपर लिखी हुई हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ फॉर्मुलेशंस जो है वो फर्दर भी आपके पास हैं, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए मोस्टली ये फॉर्मुलेशंस इंडस्ट्रियल वाली हैं, तो यानी ये एक आम बंदे के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फॉर्मुलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी मार्केट में जो आती है ना फॉर्मुलेशंस, वो लिखी हुई हैं। फिर जैसे ये काली मेहंदी की फॉर्मुलेशन लिखी हुई है कि काली मेहंदी जो है ना ये बेसिकली मेहंदी पाउडर, यानी जो हैना लीव्स हैं उनसे
आंवला और रीठा और शिकाकाई और एक हर्ब होती है भृंगराज, ठीक है। इन 4-5 हर्ब से मिल के यानी इन सब का कम्बिनेशन होता है काली मेहंदी। अब काली मेहंदी का आपको पता है, जो अगर ओरिजिनल वाली आप लें तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है, आपके जितने भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है, हेयर लॉस में, हेयर ब्रेकेज में, डैंड्रफ में, हेयर ड्राइनेस में, और हेयर्स को ब्लैक भी करती है। तो ये काली मेहंदी एक बड़ी कॉमन फॉर्मुलेशन। इसके अलावा ये एक इंडिया की फॉर्मुलेशन आती है मार्केट में, नाज हर्बल हैना पाउडर, उसकी भी सारी इधर फॉर्मुलेशन लिखी हुई है कि उसमें मेहंदी के पत्ते होते हैं, आंवला होता है, शिकाकाई, तुलसी, रीठा, काफूर, भृंगराज, ये हर्ब्स होती हैं और इनके यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। और रेड ये आगे लिखा भी हुआ कि बहुत ही, ये तो कॉमन चीज़ है, आप इसको कर भी सकते हैं कि आधा कप आप चुकंदर का जूस लें, आधा कप कैरेट का जूस लें रेड कलर के लिए, दोनों को मिक्स कर दें और अपने बालों पे इसको अप्लाई करें, ऊपर प्लास्टिक रैप कर लें और हॉट टॉवल अप्लाई करें, मीडियम ड्रायर हीट यूज़ करें या फिर धूप में बैठ जाएं 1 घंटे के लिए और बाद में आप शैम्पू कर लें, तो इससे भी आपके हेयर्स पे एक रेड कलर आ जाएगा नेचुरल। और ये नेचुरल अगर कलर आपने रीस्टोर करना है अपने हेयर्स का, तो उसमें आप ये रोज़ मैरी के ड्राइड लीव्स लेंगे 1/2 कप, 1/4 कप, और ये ड्राइड सेज आप लेंगे, ये एक हर्ब होती है बेसिकली। तो अब दोनों को जो है वो पानी के अंदर भिगो के रखेंगे 30 मिनट के लिए और बाद में आप उसको फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक है। और ग्रे हेयर्स पे आप इसको अप्लाई करें, देन बालों को ड्राई होने दें और इसको आप वीकली जो है ना रिपीट करें जब तक कि आपको अपना डिज़ायर कलर रीस्टोर यानी आपके बालों का नहीं हो जाता। और इस तरह बहुत फॉर्मुलेशन आगे लिखी हुई हैं। लास्टली आ जाते हैं हेयर शैम्पूज़ पे। हेयर शैम्पूज़ जो है ना बेसिकली इसकी फर्दर अगर टाइप्स होती हैं, लिक्विड शैम्पूज़ भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और पाउडर भी होते हैं, ठीक है। जब जिनको हम स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, अब शैम्पू का पर्पज़ क्या होता है यूज़ करने का, कि आपके हेयर्स पे जो ग्रीस है, डर्ट है, स्किन डेब्रिस है हेयर शाफ्ट पे, उसे ये और स्कैल्प वगैरह को ये विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी एडवर्स इफ़ेक्ट, ये शैम्पू का काम होता है कि वो साफ़ करती है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर्स को। तो रिक्वायरमेंट क्या है शैम्पू की, एक तो ये कि जो भी शैम्पू है वो मुकम्मल तौर पे आपके बालों से डस्ट वगैरह को, एक्सेसिव सीबम को और बाकी जो फैटी सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनको वो आपके हेयर से रिमूव करे। दूसरा ये कि एक गुड अमाउंट ऑफ फोम बनानी चाहिए, यानी झाग उसकी एक बननी चाहिए एक अच्छी, ताकि कस्टमर जो है या जो भी हमारा यूज़र है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई हो। फिर ये कि वो शैम्पू ईज़िली आपके बालों चाहिए, ये भी जाना चाहिए, ये नहीं कि वो शैम्पू ऐसा कि आप धो धो के सर और वो आपके बालों से उतरे ही ना। और ये कि ये आपके हेयर्स को ड्राई ना करे, सॉफ्ट लस्ट्रस एक लुक दे और मिनिमम फ्लाई अवे दे, यानी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट कर दे आपके हेयर्स को। और एक ये कि आपके हेयर्स पे एक जो है ना अच्छी खुशबू लेके आए और कोई साइड इफ़ेक्ट उसका ना हो, इरिटेशन ना हो स्किन ऑफ हेड पे भी और आइज़ पे भी। और इसके अलावा ये आपके हैंड पे जब आप इसे अप्लाई करें तो आपके हैंड्स इसको लगाने से रफ़ या चैप नहीं आनी चाहिए। अब जैसे हमने बात की है स्टार्ट में कि शैम्पू बहुत से टाइप्स के होते हैं, पाउडर शैम्पूज भी होते हैं, लिक्विड भी, लोशन भी, क्रीम भी और सॉलिड भी और मेडिकेटेड भी, बेबी शैम्पूज भी। अब जो शैम्पूज़ के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनमें पहली चीज़ जो मेन है वो सरफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सरफेक्टेंट्स जो है ना बेसिकली कह लें कि एनायनिक सरफेक्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके स्कैल्प पे जो चार्ज होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके अपोजिट चार्ज होते हैं और ये आपके गुड क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, ठीक है। यानी आपके हेयर्स को अच्छे से साफ़ करते हैं, सरफेक्टेंट का काम ये होता है। एडिटिव होते हैं, एडिटिव्स में आप हर्बल एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, या कोई भी मिनरल ऑयल्स वगैरह ऐड करते हैं, कोई आप जेल वगैरह ऐड करते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी आए, ठीक है। और अब हर्बल शैम्पूज़ पे अगर आप आएँ तो बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं शैम्पू की फॉर्म में।
अब सब फॉर्मुलेशंस आप ले लें। एक मैं आपको वैसे लिखवा रहा हूँ, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन है जो हमारी प्रोडक्ट है हमारी कंपनी की, जो ऑनलाइन भी फिजिकल भी हमारी सेल होती है। तो उस शैम्पू की फॉर्मुलेशन आप लिख लें। उसमें आप लेते हैं भृंगराज 50 ग्राम, और तुलसी 30 ग्राम, और रीठा 50 ग्राम, और आंवला और नीम के पत्ते ये भी 30-30 ग्राम, और साथ में आप जो है वो लेते हैं पुदीना, ठीक है, पुदीना 20 ग्राम। तो इन सब का हम एज हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, यानी टोटल वेट लेंगे हाथ का, उनसे 10 टाइम्स वाटर ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे, 60% इवेपोरेट कर देंगे। अब वो जो 60% इवेपोरेट हमारे पास 60% एक्सट्रैक्ट बच जाएगा, ठीक है, उसके अंदर अब हमने उसको फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। उसके अंदर फिर हम शैम्पू बनाने की चीज़ें ऐड कर देते हैं। शैम्पू बनाने की चीज़ों में आपको चाहिए होता है एक अदद बेस, ठीक है, बेस चाहिए होती है शैम्पू बेस। इसके अलावा केडी चाहिए होता है, और पर्ल चाहिए होता है। और बाकी अगर आप अपने शैम्पू में कंडीशनर भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बेस, केडी एंड कंडीशनर, पर्ल जो है वो बेसिकली हम डालते हैं किसी भी शैम्पू बनाने के लिए। कंडीशनर ज़रूरी नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो और बाद में जब आपके पास रेडी हो जाता है, देन आप कोई खुशबू वगैरह ऐड करते हैं या प्रेजर्वेटिव ऐड करते हैं। जो प्रेजर्वेटिव ऐड होता है वो आपके पास या फॉर्मलिन होता है। बाकी इधर ये कुछ हर्ब्स लिखी हुई हैं जो आपकी शैम्पू वगैरह में यूज़ होती हैं, और कुछ फॉर्मुलेशंस भी लिखी हुई हैं। और इसमें आपको ना एक और फॉर्मुलेशन पाउडर भी लिखवा देता हूँ। आपने आंवला, रीठा और शिकाकाई तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेकर उनका पाउडर करना है। उसको पेस्ट बना के आप अपने बालों पे लगाएं तो ये बहुत एक कह लें कि टॉनिक है, आपके हेयर्स की ग्रोथ भी इन्हेंस करता है, आपकी स्कैल्प को भी क्लीन करता है, और दूसरा ये कि डैंड्रफ वगैरह भी नहीं होने देता। तो ये एक बड़ी बेस्ट फॉर्मुलेशन है। इधर आई थिंक नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बहुत बेस्ट फॉर्मुलेशन है। इसको आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चल सकते हैं। आप ये पाउडर जो है ना, पाउडर फॉर्म में भी आप इसको सेल कर सकते हैं एक अच्छी पैकिंग में। तो शॉर्ट सेशन होते होते भी हमारा काफ़ी लॉन्ग हो गया। इंशाल्लाह फिर इस पे